नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के ऑन द गो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान की ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है COP26, आजकल ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। आज आपको इस टॉपिक के बारे में ढेर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि ये जो COP26 है, ये इसकी आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सके। COP26 को जानने से पहले हमको एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 में हुई थी। स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोल्म में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे 16 मई 1972 को। इस कॉन्फ्रेंस का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं। 1968 में स्वीडन ने इकोसॉक में एक अपना प्रपोजल रखा, जो कि ये था कि यूएन को एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। इकोसॉक ने वो प्रपोजल पास किया और उसके बाद 1969 में यूएन की जो जनरल असेंबली होती है उसने भी ये रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद पे 4 साल एक एक्सटेंसिव चर्चा हुई, जिसमें कि 114 देशों की गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसका कॉस्ट लगभग $30 मिलियन था। आप सभी को पता होगा कि उस समय जो यूरोप का नक्शा था वो आज के जैसा नहीं था। आज के समय में आप जो यूरोप में कंट्रीज़ देखते हैं वो उस समय कुछ अस्तित्व में ही नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी के तब 2 पार्ट हुआ करते थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। जो कि आपका ईस्ट जर्मनी था वो सोवियत इन्फ्लुएंस में था। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो ईस्ट जर्मनी को पार्टिसिपेट नहीं होने दिया गया था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन और वार्सो पैक्ट के जो नेशन थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था। साथ ही में एक ब्रसेल्स ग्रुप था, जिसमें ब्रिटेन, US, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ थी, जो कि इस कॉन्फ्रेंस से अपनी राय अलग रखते थे। उसी समय एक चीज़ और चल रही थी, जो कि वियतनाम वार में जो US की पॉलिसीज़ थी उससे भी चाइना नाखुश था। तो हमें एक टसल चाइना और US के बीच में भी उस समय देखने को मिला। और साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ जो और उभर के आई, उसमें जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी मतभेद दिखाई दिए। ये कॉन्फ्रेंस 5 से 16 जून 1972 तक चली और ये दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड थी। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी चर्चा में रही और इस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही UNEP हमारा अस्तित्व में आया। आप जानते हैं कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो केनिया के नैरोबी में है। ये पहली ऐसी संस्था है UN की जिसका हेडक्वार्टर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है। तो इस कॉन्फ्रेंस का ये बहुत ही अच्छा आउटकम रहा। इस कॉन्फ्रेंस के डिक्लेरेशन में कुल 26 प्रिंसिपल थे, जो कि एनवायरनमेंट और उससे जुड़े डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। और साथ ही इसमें एक्शन प्लान था, जिसमें 109 रिकमेंडेशन दिए गए थे और एक रेजोल्यूशन था। उस वक्त हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण दिया, जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ था। उसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो विकासशील देश हैं उसमें जो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं वो उन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं, बल्कि जो उनके देश में कम विकास हुआ है उसकी वजह से है। इसी का एक परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी पास हुआ और साथ ही वाटर और एयर पॉल्यूशन एक्ट भी पास हुए। अगली कॉन्फ्रेंस नैरोबी केनिया में 10 साल के बाद हुई। हालांकि वो कॉन्फ्रेंस एक फेलियर था, जिसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और कई लोगों का मन ही नहीं था उसमें पार्टिसिपेट करने का। उसमें हालांकि एक कारण ये भी था कि उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिसकी वजह से कंट्रीज़ जो है अपने डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, ना कि एनवायरनमेंट के प्रति इतने जिम्मेदार थे। अगली कॉन्फ्रेंस उसके 10 साल के बाद रियो अर्थ समिट हुआ, जो कि हमारी पहली अर्थ समिट भी कहलाती है। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्टेप था, क्योंकि इसमें 5 एग्रीमेंट पे सारी कंट्रीज एग्री हुई थी और ये बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन था हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इससे अगला जो कॉन्फ्रेंस जो मेन है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। फिर हमारा जो रियो अर्थ समिट थी उसके 10 साल के बाद अगली अर्थ समिट हुई जोहानिसबर्ग में। फिर उसके 10 साल के बाद और तीसरी जो अर्थ समिट हुई, जो कि फिर से रियो डी जनेरियो में हुई। और फिर हम आते हैं 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जो काफ़ी चर्चा में भी था, जिसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना हाथ भी खींच लिया था इस एग्रीमेंट से। अब जो लेटेस्ट है वो है ग्लासगो UK में, जो कि 2021 में हमारी COP26 हो रही है।
रियो अर्थ समिट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार ऐसी समस्याओं को जोड़ दिया गया, जैसे कि जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उनके प्रोडक्शन के ऊपर, और दूसरा जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें लेड होता है जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, और साथ ही हमारे रेडियो एक्टिव केमिकल जिनका जो पॉइजनस टेस्ट है उसके बारे में चर्चा हुई, उसका कैसे निराकरण किया जाए। साथ ही ये भी चर्चा हुई कि हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को कैसे रिप्लेस कर सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी। जो 5 एग्रीमेंट इसमें साइन हुए थे रियो अर्थ समिट में, उसमें पहला था क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, जिसको कि 154 देशों ने साइन किया था, इसमें कनाडा और यूएसए भी था। अगला जो एग्रीमेंट था वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था, जिसको 161 देशों ने साइन किया था। हालांकि इसमें यूएस, वियतनाम, सिंगापुर और किरिबाती ने ओरिजिनल ट्रीटी पर साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तीसरा एग्रीमेंट था मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी फॉरेस्ट का, जो कि एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था। अगला जो एग्रीमेंट है वो अर्थ चार्टर था, ये भी एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था जिसमें 27 प्रिंसिपल हमारे एनवायरमेंटल दिए गए थे। और नेक्स्ट जो काफ़ी फेमस है वो है एजेंडा 21। 21वीं सदी के लिए हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें और उसको और बेहतर बना सकें जीने लायक। एजेंडा 21 काफ़ी फेमस रहा था। इसमें ऐसे प्रिंसिपल जो है दिए गए थे कि जिसकी वजह से हमारे आने वाली 21वीं सदी में हम अपने एनवायरनमेंट को जीने लायक कैसे बना सकें और उसको ऐसा कर सकें कि हमारा एनवायरनमेंट डिटेरियोरेट ना हो जाए और हमारे प्लैनेट की लाइफ काफ़ी सस्टेनेबल बनी रहे। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि रियो अर्थ समिट के 5 साल के बाद हुआ था, उसमें सभी देशों ने ये माना कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि एक समय आने के बाद वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और उसमें सभी कंट्रीज ने ये भी माना कि ये जो ह्यूमन मेड एमिशन है इसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी डिटेरियोरेट होता जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 का अडॉप्ट किया गया था, जो कि ये ट्रीटी थी ये 16 फरवरी 2005 से लेकर 2020 तक इफेक्टिव थी। क्योटो प्रोटोकॉल में इनिशियली 6 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने पर जोर दिया गया था, जो कि कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हालांकि दोहा राउंड में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये भी रही कि जो यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर था उसने इसे बाइकॉट कर दिया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे जब यूएन ने अब एक स्पेशल असेंबली बुलाई थी 2000 में, और उसमें ये निर्धारित किया गया था कि हमें जो है ये 20th सेंचुरी में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें। इसमें कुल 8 गोल्स को दिया गया था, जैसे कि पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म कर देना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी की बात उसमें करी गई थी, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करना, और मातृ की सेहत को बढ़ाना, HIV, एड्स, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के निराकरण, और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, ये सब उसमें मुख्य बिंदु थे। आप जानते हैं कि इस बार COP26 ग्लासगो में हुई है। इससे पिछली बार जो COP25 थी वो मैड्रिड में हुई थी। हालांकि वो इससे पहले जो है वो ब्राज़ील में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद ये जो है चिली में शिफ्ट हुआ। चिली में भी शिफ्ट होने के बाद स्पेन ने कहा कि हम इसको होस्ट करेंगे, तो फिर स्पेन ने इसे होस्ट किया था। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं COP21 जो कि काफ़ी एक माइलस्टोन हमारे लिए है, जो कि CO2 दर से बहुत सारे देशों की एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है। इसके बाद जो ये देश है ये अपने देश में कानून पारित करते हैं, और जो CO2 में निर्णय लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव टैक्स जो है उसको अमल में लाते हैं। अगला हम आपको बताते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसा कि मैंने कहा था मिलेनियम डेवलपमेंट, जो कि सन 2000 से इफेक्टिव था, जो कि 15 साल के लिए आया था। ये 2015 तक के लिए था, और हमें 2015 के बाद के लिए और भी गोल चाहिए थे। तो फिर 2016 में फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसी का फर्दर एक इम्प्रूव वर्जन आया, जिसमें कि हमारे कुल 17 गोल्स हैं, और ये भी हमारा जो है एजेंडा 21 से ही प्रभावित है। पेरिस क्लाइमेट डील का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे ही रखना है, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस की जो पीक है उसको एज सून एज पॉसिबल उसको अचीव करके हम उसके डाउन कर्व पे आ जाए, ताकि जो है हम अपने एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकें। 21 जो कि ग्लासगो में हो रही है,
वो दरअसल पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो 1 साल डिले हो चुकी है। भारत जो है वो 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, यानी कि हमारा देश जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। हमारे देश से जो है नेट जो कार्बन एमिशन है वो नहीं होगा और हम जो है पॉजिटिव